प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे न्यायपालिका की स्वतंत्रता या न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सिद्धांत, जिसमें इसका क्या अर्थ है, इसकी क्या आवश्यकता एवं महत्व है, इसी के साथ में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की क्या शर्तें हैं या इसके क्या उपाय हैं जिससे कि न्यायपालिकाएं स्वतंत्र रूप में कार्य करें। यह है जो वीडियो हम बना रहे हैं, केवल भारत के संदर्भ में नहीं बना रहे हैं, बल्कि वास्तविक रूप में पूरी दुनिया के अंतर्गत जहाँ कहीं भी लोकतांत्रिक राज व्यवस्थाएँ हैं, वहाँ वास्तविक रूप में न्यायपालिका के संदर्भ में स्वतंत्र न्यायपालिका के सिद्धांतों को ही अपनाया जाता है। तो आज हम इसी बात के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ क्या है या न्यायपालिका के स्वतंत्रता का सिद्धांत है क्या, इसकी क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता की क्या शर्तें हैं, या जितने भी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाले देश हैं उनके संविधानों में न्यायपालिका की न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए क्या उपाय किए गए हैं, इन बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो विशेषकर यहाँ हमने इसके लिए 3 पार्ट बनाए हैं। इन 3 पार्टों के आधार पर हम न्यायपालिका की स्वतंत्रता या न्यायपालिका की स्वतंत्रता के सिद्धांत को ठीक से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें, इसके लिए इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच। चलिए, सबसे पहले क्या लेंगे हम, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है या न्यायपालिका की स्वतंत्रता के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो पार्ट नंबर 1 नोट कीजिएगा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ या न्यायपालिका की स्वतंत्रता के सिद्धांत का अर्थ क्या है। ये विशेषकर प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत किसी न किसी प्रश्न पूछा जाता है, विद्यार्थी गलती करते हैं। इसी के साथ में स्नातक स्तर के विद्यार्थियों से, स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों से किसी न किसी रूप में न्यायपालिका के स्वतंत्रता के सिद्धांत पर प्रश्न अवश्य ही पूछा जाता है। तो चलिए, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता आखिर है क्या। ध्यान दें, वास्तविक रूप में न्यायपालिका के द्वारा जो निर्णय लिए जाएं वो निर्णय कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के नियंत्रण से मुक्त होने चाहिए। तो इसको आप दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे कि वास्तविक रूप में न्यायपालिका के द्वारा जो निर्णय लिए जाएं उस संदर्भ में वह मीन्स न्यायपालिका वह अपने न्यायिक कार्यों को करने में, मतलब इसके द्वारा जो कानूनों की व्याख्या की जाए या कार्यपालिका के द्वारा जो वास्तविक रूप में कानूनों की क्रियान्विति की जाती है, उन दोनों को ध्यान में रखते हुए हम ये समझा रहे हैं, वह अपने न्यायिक कार्यों को करने में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के नियंत्रण से पूर्णतया मुक्त हो। मतलब भाई, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब क्या होगा कि न्यायपालिका अपने कार्यों को करे, न्यायपालिका किसी भी क्षेत्र से संबंधित कोई निर्णय ले या कानूनों की व्याख्या करे, तो इस संदर्भ में न्यायपालिकाएं कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के नियंत्रण से पूर्णतया मुक्त हो। मतलब न्यायाधीशों को निर्णय लेते समय ये डर नहीं होना चाहिए कि यदि हमने कोई निर्णय लिया तो उस निर्णय के द्वारा कार्यपालिका और व्यवस्थापिकाएं कहीं हमसे रुष्ट ना हो जाएं, मतलब उनके पद को कोई खतरा ना हो, आर्थिक दृष्टि से उनको कोई परेशानी नहीं आए, वो बिल्कुल स्वतंत्र रूप में अपने निर्णय लें। वास्तविक रूप में न्यायाधीशों को जब ये भय नहीं होगा कि हम जो निर्णय लेंगे वो देश हित में लेंगे, कानून के अनुरूप लेंगे, और इसी के साथ में उनका ये डर है क्या कि कार्यपालिकाएं और व्यवस्थापिकाएं हमें कहीं परेशान ना करने लग जाएं, हमें पद से ना हटा दें। ये डर यदि नहीं है तो
तो इसका मतलब न्यायाधीश स्वतंत्र रूप में निर्णय ले रहे हैं, और जब न्यायाधीश इस रूप में निर्णय लेते हैं तो उसे ही न्यायपालिका की स्वतंत्रता या न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सिद्धांत कहा जाता है। जितने भी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाले देश हैं भाई, उन सभी जगह न्यायपालिकाएं स्वतंत्र होती हैं, मगर स्वेच्छाचारी और सर्वाधिकारवादी शासन प्रणाली के अंतर्गत जो न्यायपालिकाएं होती हैं वो स्वतंत्र नहीं होती हैं, नो, कॉमिटेड होती है, प्रतिबद्धित होती हैं। तो इसीलिए न्यायपालिकाओं को कार्यों और शक्तियों के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है, प्रतिबद्धित न्यायपालिका और स्वतंत्र न्यायपालिका। मैंने न्यायपालिका के प्रकार के ऊपर अलग से वीडियो अपलोड कर दिया, आप हमारी प्लेलिस्ट के अंतर्गत देख सकते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं? न्यायपालिकाएं, कार्यपालिका और शक्ति। क्या? कार्यपालिका की शक्ति, व्यवस्थापिका की शक्ति और न्यायपालिका से इसके पारस्परिक संबंध, या दूसरे रूप में कहेंगे कि वास्तविक रूप में न्यायपालिका की जो शक्ति हैं, जो कार्य हैं, उनके आधार पर, या वास्तविक रूप में उसका राजनीतिक दर्शन है उसके आधार पर वास्तविक रूप में न्यायपालिकाएं दो प्रकार की होती है, प्रतिबद्धित न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका। फिर कह रहा हूँ, प्रतिबद्धित न्यायपालिकाएं स्वेच्छाचारी सर्वाधिकारवादी देशों में पाई जाती हैं, जबकि दुनिया में जितने भी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाले देश हैं वहाँ सभी जगह स्वतंत्र न्यायपालिकाओं की व्यवस्था की जाती है। हमारे भारत में क्या है? लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, प्रतिबद्ध है, स्वतंत्र है। अमेरिका में क्या है? लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, प्रतिबद्ध है, स्वतंत्र है। चीन के अंतर्गत क्या है? सर्वाधिकारवादी शासन प्रणाली है, तो वहाँ पर न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र है, प्रतिबद्ध, प्रतिबद्धित है। मतलब प्रतिबद्धित का मतलब ये होता है कि जब न्यायपालिका वास्तविक रूप में कार्यपालिका के प्रति प्रतिबद्धित होती है, या कार्यपालिका के अधीनस्थ के रूप में, कार्यपालिका के अधीन के रूप में जब न्यायपालिकाएं कार्य करती हैं, या कार्यपालिकाएं जैसा चाहती हैं उसके अनुरूप न्यायपालिकाएं फैसले सुनाती हैं, निर्णय लेती हैं, तो उसे कहा जाता है प्रतिबद्धित न्यायपालिका, कॉमिटेड। ठीक है, प्रतिबद्धित न्यायपालिकाएं। तो प्रतिबद्धित न्यायपालिकाएं स्वेच्छाचारी और सर्वाधिकारवादी शासन प्रणाली के अंतर्गत होती हैं, जबकि लोकतांत्रिक शासन प्रणालियों में स्वतंत्र न्यायपालिकाएं होती हैं। तो आज हम उसी स्वतंत्र न्यायपालिका के सिद्धांत की बात कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब ध्यान दें, मैंने यहाँ नोट भी किया है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, इधर न्यायपालिका। तो देखिएगा, वास्तविक रूप में जो न्यायपालिका के सदस्य होते हैं जिन्हें न्यायाधीश कहा जाता है, न्यायाधीश के द्वारा जो भी निर्णय लिए जाएं उस समय, चाहे एकल न्यायाधीश के द्वारा निर्णय लिया जा रहा हो या एक बेंच के रूप में निर्णय लिया जा रहा हो, किसी भी रूप में न्यायपालिका के द्वारा जब कोई निर्णय लिया जाता है या कानूनों की जब व्याख्या की जाती है, तो न्यायपालिकाओं को ये डर नहीं होना चाहिए कि वास्तविक रूप में न्यायपालिका जो निर्णय ले तो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका कहीं रुष्ट हो जाएं और इनको अपने पद से हटने का डर हो। तो वास्तविक रूप में सभी लोकतांत्रिक शासन प्रणालियों में न्यायपालिकाओं की इस रूप में व्यवस्था की जाती है, जिससे कि जब भी अपने कोई भी निर्णय लेते हैं, फैसले लेते हैं, तो वास्तविक रूप में कार्यपालिकाएं और व्यवस्थापिकाएं किसी भी रूप में इनको परेशान नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में न्यायाधीशों को केवल अयोग्यता और भ्रष्टाचार के आधार पर व्यवस्थापिकाएं माभियों के आधार पर हटा सकती हैं। इसके अलावा किसी भी रूप में इनको परेशान नहीं किया जा सकता, और ये व्यवस्था इसलिए की जाती है कि भाई कहीं न्यायपालिकाएं शक्ति का दुरुपयोग ना करने लग जाएं। ये तो क्लियर बात है कि भाई ठीक है, शक्ति का पृथक्करण होना बेहद ज़रूरी है जिससे कि व्यक्ति स्वतंत्र रहे, परंतु इसी के साथ में पूर्ण रूप में शक्ति का पृथक्करण कर दिया जाए तो फिर ये भी तो डर है कि एक शक्ति कहीं शक्ति का दुरुपयोग ना करने लग जाए। तो इसलिए नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्थाएं भी सभी देशों के संविधानों में की जाती हैं जहाँ भी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। तो इसलिए न्यायाधीशों को महाभियोग के आधार पर हटाया जा सकता है केवल व्यवस्थापिका के द्वारा, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि बिना मतलब इनके साथ छेड़खानी की जाएगी। ये तो तभी की जाएगा ऐसा जबकि वास्तविक रूप में इनकी योग्यता के ऊपर कोई प्रश्न लग गया हो, प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया हो, या हम ये कहें कि इनके द्वारा किसी भी रूप में कोई भ्रष्टाचार किया जा रहा है, भ्रष्टाचार का आरोप है, तो ऐसी स्थिति में महाभियोग के आधार पर इनको पद से हटाया जा सकता है, अन्यथा किसी भी रूप में इनको परेशान नहीं किया जाएगा। तो वास्तविक रूप में यहाँ न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब केवल यही है क्या कि न्यायपालिकाओं के द्वारा जब भी कोई कार्य किया जाता है, ऐसी स्थिति में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के नियंत्रण से ये पूर्ण रूप में मुक्त होनी चाहिए। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि न्यायपालिका यदि कोई भी फैसला सुना रही है तो कार्यपालिका के दबाव में आए या राजनीतिक नेतृत्व के दबाव में आए
ये व्यवस्थापिका के दबाव में आए, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि वास्तविक रूप में निष्पक्ष रूप में इनके द्वारा कोई भी फैसला सुनाया जाए। ऐसी व्यवस्था जहाँ कहीं भी की जाती है तो उसे कहा जाता है स्वतंत्र न्यायपालिका या न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सिद्धांत। ठीक है, दूसरा पार्ट। अच्छा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता की आवश्यकताएं महत्व लेंगे दूसरे पार्ट में। इससे पहले मैं एक बात और बता रहा हूँ पहले पार्ट से संबंधित, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, कमेंट में पूछा जाता है। देखो भाई, न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है या न्यायपालिका की स्वतंत्रता का जो सिद्धांत अपनाया गया है ना, वो वास्तव में उदार संविधानवाद की अवधारणा के अनुरूप है। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में जो उदार संविधानवाद का दर्शन है ना, वो वास्तव में व्यक्ति को अपने आप में साध्य मानते हैं, जबकि राज्य को और अन्य संस्थाओं के एक साधन मानते हैं। तो यहाँ इसी ही रूप में व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका की बात की जा रही है। और इसी के साथ में जो विधि का शासन होता है, उस विधि के शासन की व्यवहारिक रूप में क्रियान्विति का भी एक सिद्धांत है। क्या? न्यायपालिका की स्वतंत्रता या न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सिद्धांत। मतलब विशेषकर हम ये कहें कि विधि का शासन और इसी के साथ में सीमित शासन के सिद्धांत की क्रियान्विति भी या उसका व्यवहारिक रूप भी है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम पूछा जाता है। भाई, सीमित शासन का जो सिद्धांत है या सीमित शासन की जो अवधारणा है कि भाई सरकार सीमित रहे, तो सीमित शासन की अवधारणा को व्यवहारिक रूप प्रदान करने वाला सिद्धांत भी है ये। कौन? न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सिद्धांत। क्यों? क्योंकि न्यायपालिकाएं वास्तविक रूप में देखती हैं कि व्यवस्थापिका संविधान के अनुरूप कानून बनाए और कार्यपालिका व्यवस्थापिका ने जो कानून बनाए हैं उनकी ठीक से क्रियान्विति करे। तो वास्तविक रूप में एक सशक्त, पृथक, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका जहाँ होती है, वहाँ कभी भी शासन मनमानी नहीं कर सकता है। और शासन मनमानी नहीं कर सकता है तो निश्चित रूप में व्यक्तियों की स्वतंत्रता सुरक्षित रहती है। और व्यक्तियों की स्वतंत्रता सुरक्षित रहती है तो शासन सीमित होगा या असीमित? सीमित होगा। इसलिए सीमित शासन की अवधारणा को भी ये है, मतलब न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सिद्धांत व्यवहारिक रूप प्रदान करता है। ठीक है भाई, चलिए दूसरा पार्ट है न्यायपालिका की स्वतंत्रता की आवश्यकता है महत्व। मतलब एक स्वतंत्र न्यायपालिका की क्या आवश्यकता है, इसका महत्व क्या है, क्यों है इसकी आवश्यकता? इसके लिए मैंने यहाँ 4 बिंदु बनाए, नोट कीजिएगा। एक स्वतंत्र न्यायपालिका ही किसी मुकदमे की निष्पक्ष सुनवाई कर सकती है और निर्दोष व्यक्ति की रक्षा कर सकती है। क्लियर बात है भाई। अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी तो किसी भी रूप में मुकदमे की निष्पक्ष सुनवाई नहीं होगी, पक्षपात किया जाएगा। इसी के साथ में यदि न्यायपालिका स्वतंत्र है तो निर्दोष व्यक्ति की रक्षा कर सकती है। अन्यथा यदि न्यायपालिका व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के अधीन रहते या कार्यपालिका के नियंत्रण में रहती है, कार्यपालिका के नियंत्रण में रहते हुए फैसले सुनाती है, जैसा कि प्रतिबंधित न्यायपालिकाओं में होता है, विशेषकर सर्वाधिकारवादी शासन प्रणाली में, स्वेच्छाचारी शासन प्रणाली में, वहाँ वास्तविक रूप में न्यायपालिकाएं उसी रूप में फैसला सुनाती हैं जैसे कि कार्यपालिका या हम ये कहें राजनीतिक नेतृत्व के द्वारा जैसा कहा जाता है वैसा ही न्यायपालिकाओं के द्वारा फैसला सुनाया जाता है। तो वास्तविक रूप में एक स्वतंत्र न्यायपालिका यदि होगी तो वो ही निर्दोष व्यक्ति की रक्षा कर सकती है। दूसरा, स्वतंत्र न्यायपालिका ही कार्यपालिका के अधिकारियों को प्रशासनिक मनमानी करने से रोक सकती है। मतलब यदि न्यायपालिका स्वतंत्र है तो कार्यपालिका के जो अधिकारी हैं वास्तविक रूप में ये किसी भी रूप में यदि मनमानी करते हैं तो इनकी मनमानी को न्यायपालिका रोकेगी। इनसे पूछा जाएगा कि आपने इस रूप में कार्य किया तो क्यों किया? जवाब चाहिए हमें। समय समय पर न्यायपालिकाएं सरकार से जवाब लेती हैं कि आपने इतने समय में कार्य पूर्ण नहीं किया तो क्यों नहीं किया, और आपने जिस रूप में व्यवस्थापिका ने कानून बनाए उस रूप में कानूनी क्रियान्विति क्यों नहीं की है। हमें जवाब चाहिए। कौन कहते हैं ये बातें? न्यायपालिकाएं कहती हैं। तो एक न्यायपालिका स्वतंत्र होगी तो ही तो ऐसा होगा, प्रशासनिक
अधिकारियों की मनमानी पर तभी तो नियंत्रण लगाएंगे जबकि न्यायपालिका स्वतंत्र होगी। और यदि न्यायपालिका ही कार्यपालिका के अधीन है या न्यायपालिका कार्यपालिका के प्रति प्रतिबद्धित होती है तो भाई कभी भी प्रशासनिक अधिकारियों की मनमानी से रक्षा नहीं कर सकती है और व्यक्ति स्वतंत्र रह ही नहीं सकते। जैसे कि स्वेच्छाचारी और सर्वाधिकारवादी शासन प्रणाली में ऐसा ही होता है, वहाँ न्यायपालिका कार्यपालिका के प्रति प्रतिबद्धित होती है या वास्तविक रूप में न्यायपालिका कार्यपालिका के अधीन होती है। चलिए, तीसरा है संविधान की रक्षा करती है, विशेषकर संघीय राज्य व्यवस्था में। ध्यान दें भाई, अगर न्यायपालिका स्वतंत्र होगी तो ही वह संविधान की रक्षा कर सकती है, अन्यथा संविधान की रक्षा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में स्वतंत्र न्यायपालिका ही ये देखेगी कि व्यवस्थापिकाएँ संविधान के अनुरूप कानून बना रही हैं या नहीं। अगर संविधान के अनुरूप व्यवस्थापिकाएँ कानून बना रही हैं तो न्यायपालिकाओं को कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन व्यवस्थापिकाएँ संविधान के अनुरूप यदि कानून नहीं बना रही हैं तो न्यायपालिकाएँ व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए हुए कानूनों को अमान्य या अवैध घोषित कर देंगी, जिसे कि न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। ठीक है, अब स्वतंत्र न्यायपालिका होगी तो ही ऐसा हो सकता है। अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है, न्यायपालिका कार्यपालिका के अधीन है या न्यायपालिका कार्यपालिका के प्रति प्रतिबद्धित होती है, कमिटेड होती है, जैसे कि चीन के अंतर्गत है, तो भाई संविधान की रक्षा नहीं हो सकती। इसी के साथ में मैंने लिखा विशेषकर संघीय राज्य व्यवस्था में। देखो भाई, संघीय राज्य व्यवस्था मतलब जहाँ संघात्मक शासन प्रणाली होती है। संघात्मक शासन प्रणाली जैसे भारत में है फेडरल सिस्टम, अमेरिका में है संघात्मक शासन प्रणाली। तो संघात्मक राज्य व्यवस्था में देखो क्या होता है कि संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियाँ बांट दी जाती है। तो अक्सर शक्तियों को लेकर के केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद होता है। तो केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद होता है तो उस विवाद का समाधान कौन करेगा? न्यायपालिका। लेकिन कब? जबकि न्यायपालिका स्वतंत्र होगी। अगर न्यायपालिका ही कार्यपालिका के अधीन है मेरे भाई, तो फिर ये फैसला कैसे ले पाएंगे? केंद्र और राज्यों में शक्तियों को लेकर के विवाद होता है तो कभी भी उचित निर्णय ले ही नहीं सकते। ये तो वही निर्णय लेंगे जो कार्यपालिका ही कहेंगी। इसीलिए विशेषकर संघात्मक शासन प्रणालियाँ जहाँ अपनाई गई हैं वहाँ तो भाई स्वतंत्र न्यायपालिका बेहद ज़रूरी है। जैसे हमारे भारत में है न्यायपालिका स्वतंत्र है या नहीं? यस। अमेरिका में स्वतंत्र है या नहीं? यस। वहाँ भी संघात्मक शासन प्रणाली है, भारत में भी संघात्मक शासन प्रणाली है। अब संघात्मक शासन प्रणाली है क्या, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसके लिए हम अलग से वीडियो अपलोड करेंगे। चलिए, चौथा है लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका परम आवश्यक है। ध्यान दीजिएगा, वास्तविक रूप में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का ठीक से संचालन तभी हो सकता है जबकि वहाँ पर स्वतंत्र न्यायपालिका हो। अगर न्यायपालिका प्रतिबद्धित होती है या न्यायपालिका कार्यपालिका के अधीन है या न्यायपालिका राजनीतिक नेतृत्व के अधीन है तो भाई कभी भी लोकतंत्र की सुरक्षा नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र के कुछ सिद्धांत होते हैं, जैसे विधि का शासन हो, सीमित शासन के उदाहरणों को अपनाया जाता है, समय समय पर नियतकालिक चुनाव होते हैं। तो इन सब की सुरक्षा कौन करेगा? स्वतंत्र न्यायपालिका ही तो करेगी। भाई संविधान के अनुरूप कार्य हों तो संविधान के अनुरूप कार्य हों या संविधान के अनुरूप शासन प्रणाली का संचालन हो, वो तभी तो संभव होगा जब स्वतंत्र न्यायपालिका हो। अगर न्यायपालिका ही स्वतंत्र नहीं है तो भाई व्यवस्थापिका के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उसकी व्याख्या कौन करेगा? कार्यपालिका कानूनी क्रियाएं तो ठीक से कर रही है या नहीं, कौन देखेगा? तो ये दोनों तो मनमानी करने लग जाएंगी। और जब व्यवस्थापिका और कार्यपालिका अपनी मनमानी करने लग जाएं और न्यायपालिका इनके अधीन हो तो वहाँ व्यक्ति स्वतंत्र रह ही नहीं सकते। भूल जाइए आप, व्यक्ति स्वतंत्र हो ही नहीं सकते हैं, व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा हो ही नहीं सकती है। तो वास्तविक रूप में व्यक्तियों को जो अधिकार दिए जाते हैं उन अधिकारों की सुरक्षा भी कौन करती है? न्यायपालिका ही तो करती है। इसलिए लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका परम आवश्यक है। तो ये एक स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता है या महत्व है जो कि मैंने 4 बिंदुओं के आधार पर समझाएं। अब चाहे आप दुनिया में किसी भी देश के अंतर्गत जहाँ कहीं भी लोकतांत्रिक शासन प्रणालियों को अपनाया गया है, आप ये चारों बिंदु सभी के बारे में लिख सकते हैं
कि वास्तविक रूप में एक स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों होती है। तो ये 4 बिंदु मैंने लिख दिए। अब आपसे पूछा जाए कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता की निम्न में से कौन सी महत्वपूर्ण आवश्यकता है, एक बिंदु इसमें से दे दिया जाएगा, 3 विकल्प और दे दिए जाएंगे। अब आपको छटनी करनी है, 4 बिंदु मैंने समझा दिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए तीसरा पार्ट है स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना हेतु आवश्यक शर्तें। मतलब जहाँ कहीं भी लोकतांत्रिक शासन प्रणालियाँ हैं, ये बात सत्य है कि वहाँ न्यायपालिकाएँ स्वतंत्र होती हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ ये बात पूरी दुनिया में। और जहाँ कहीं भी स्वेच्छाचारी शासन प्रणाली या तानाशाही शासन प्रणाली है या सर्वाधिकारवादी शासन प्रणाली है जो कि एक विचारधारा विशेष के ऊपर आधारित होती है, जैसे कि चीन के अंतर्गत है, वहाँ न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होती है बल्कि प्रतिबद्धित होती है। प्रतिबद्धित का मतलब वहाँ न्यायपालिकाएँ कार्यपालिका या राजनीतिक नेतृत्व के अधीन रहती हैं, स्वतंत्र नहीं रहती हैं। जबकि लोकतांत्रिक शासन प्रणालियों में न्यायपालिकाएँ कार्यपालिका के अधीन नहीं होती हैं, वास्तविक रूप में ये स्वतंत्र रूप में निर्णय लेती हैं, इन्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी। परंतु इसी के साथ में हमें ये समझना है कि एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की जाए तो इसकी आवश्यक शर्तें क्या हैं, ये क्या उपाय हैं, मतलब संविधान में कौन से ऐसे उपाय अपनाए जाएं या इसकी कौन सी ऐसी शर्तें हैं जिनकी पूर्ति होने पर न्यायपालिका स्वतंत्र रह सकती है। तो ये आवश्यक शर्तें उपाय हैं जो कि मैं आपको 8 बिंदुओं के आधार पर समझाऊंगा। अब न्यायपालिका की स्वतंत्रता के संदर्भ में आवश्यक शर्तें उपाय से संबंधित कोई प्रश्न पूछेगा, आप गलती नहीं कर सकते यदि आप ये 8 बिंदु समझ जाते हैं। चलिए पहली जो शर्त या उपाय है जिससे कि न्यायपालिकाएँ स्वतंत्र रहें, या न्यायपालिकाओं के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाए स्वतंत्र रूप में लिया जाए, बिना भय के लिया जाए, निष्पक्ष रूप में लिया जाए, सशक्त रूप में लिया जाए। तो ये उपाय हैं जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं। नंबर 1, न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रणाली। ध्यान दें भाई, सबसे पहली जो शर्त या उपाय है वो ये है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रणाली कौन सी हो। हम न्यायाधीशों की नियुक्ति की तो 3 प्रणालियाँ हैं जो कि मैंने न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रणाली नाम से अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है, आप हमारे प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। ठीक है। अब वो 3 प्रणाली होती है न्यायाधीशों की नियुक्ति की विशेषकर पूरी दुनिया में। या तो जनता के द्वारा निर्वाचन होता है, या भाई व्यवस्थापिका के द्वारा निर्वाचन होता है, या कार्यपालिका के द्वारा नियुक्ति होती है। और चौथा है न्यायिक लोक सेवा के आधार पर पदोन्नति होती है। क्या कह रहा हूँ, पदोन्नति होती है। तो वास्तविक रूप में एक प्रकार से ये 4 प्रणाली हो गई। तो यहाँ जनता के द्वारा निर्वाचन यदि किया जा रहा है, न्यायपालिका स्वतंत्र रह ही नहीं सकती है। इसी के साथ में व्यवस्थापिका के द्वारा यदि निर्वाचन किया जा रहा है तो भी न्यायपालिका स्वतंत्र रह ही नहीं सकती है। हाँ, कार्यपालिका के द्वारा नियुक्ति की जाए, कैसे, पहले भूतपूर्व न्यायाधीशों की जो समिति होती है उसके द्वारा नाम निश्चित किए जाए कि भाई इनको न्यायाधीश बनाया जाएगा, उसके बाद में कार्यपालिका उनकी नियुक्ति कर दे, कोई परेशानी इसमें नहीं आएगी। और वास्तविक रूप में पूरी दुनिया में न्यायाधीशों की जो नियुक्ति कार्यपालिका के द्वारा की जाती है यही श्रेष्ठ प्रणाली मानी जाती है। परंतु वास्तविक रूप में उच्च न्यायालय के अंतर्गत, उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका के द्वारा की जाए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके बाद में इससे नीचे के जो न्यायालय होते हैं वहाँ पर वास्तविक रूप में प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति की जानी चाहिए। अर्थात पहले प्रतियोगिता परीक्षा हो, उसमें पास होने के बाद में सरकार के द्वारा उनकी नियुक्ति की जानी चाहिए। यह प्रणाली भी सर्वश्रेष्ठ है। तो विशेषकर यहाँ आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रणाली निम्न में से कौन सी सर्वश्रेष्ठ है, तो आपका जवाब होगा कार्यपालिका के द्वारा नियुक्ति। ठीक है भाई। चलिए दूसरा है न्यायाधीशों को उच्च योग्यता वाला एवं चरित्रवान होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्र न्यायपालिका हो इसके लिए ज़रूरी है कि न्यायाधीश उच्च योग्यता वाला हो और चरित्रवान हो। मतलब विशेषकर यहाँ ये है कि जो न्यायाधीश होते हैं वास्तविक रूप में उनके पास विधि में स्नातक हो, स्नातकोत्तर हो, ऐसी व्यवस्था सभी देशों में किसी न किसी रूप में की जाती है, कुछ अपवादों को छोड़ करके, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका एक अपवाद है इसका। इसी के साथ वो चरित्रवान भी होने चाहिए, केवल डिग्रीधारी उपाधिधारी नहीं हो, बल्कि वास्तविक रूप में जो न्यायाधीश हैं वो फैसले सुनाते समय इतने निष्ठावान होने चाहिए, इतने चरित्रवान होने चाहिए कि किसी भी रूप में
घूसखोरी, रिश्वत से इनका मन ना ललचाए। ये अपने आप को वास्तविक रूप में इस रूप में मानते हुए फैसला सुनाएं कि इस समय हम पूरी दुनिया को संचालन करने वाले एक ईश्वरीय शक्ति है। उसी रूप में इनके द्वारा भी जब ये कोई फैसला सुनाते हैं तो इस रूप में फैसला चले जाना चाहिए कि हमें किसी भी रूप में कोई पक्षपात नहीं करना है, किसी भी रूप में पूरा रूप से हमें ग्रसित नहीं होना चाहिए। जैसा जो है उसके अनुरूप हमें निर्णय लेने चाहिए। तीसरा, लंबा कार्यकाल एवं पदोन्नति की व्यवस्था होनी चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, न्यायाधीशों का कार्यकाल लंबा होना चाहिए जिससे कि वास्तविक रूप में उन्होंने कार्य करते समय जो अनुभव प्राप्त किया है उसका फ़ायदा हो। इसके साथ में पदोन्नति की व्यवस्था होनी चाहिए, अर्थात वास्तविक रूप में जो न्यायाधीश हैं वो ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में पदोन्नति की व्यवस्था भी होनी चाहिए जिससे कि वास्तविक रूप में निष्ठापूर्वक कार्य कर सके। यदि ये दोनों व्यवस्थाएं तो ऐसी स्थिति में भी न्यायपालिका स्वतंत्र हो सकती है, या न्यायाधीशों के द्वारा जो निर्णय लिए जाएंगे वो स्वतंत्र रूप में लिए जाएंगे, निष्पक्ष रूप में लिए जाएंगे। चौथा है, पर्याप्त वेतन भत्ता आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, विशेषकर न्यायपालिका के जो सदस्य होते हैं न्यायाधीश, उनको वेतन और भत्ता इतना तो मिलना ही चाहिए जिससे कि वो सुखपूर्वक रूप में, सम्मानपूर्ण रूप में अपना जीवन व्यतीत कर सके। यदि वास्तविक रूप में वो अपने सम्मान को नहीं बचा सकें, सुख से जीवन नहीं जी सकेंगे, तो ऐसी स्थिति में अपनी सुविधाओं की पूर्ति के लिए वो अन्यत्र मतलब रिश्वत लेना शुरू करेंगे, भ्रष्टाचारी करना शुरू कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका स्वतंत्र हो ही नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि व्यवस्थापक और कार्यपालिका के अंतर्गत जो सदस्य होते हैं इनमें ज़्यादातर धनवान होते हैं, तो ये किसी न किसी रूप फिर इनको संपत्ति से, धन से खरीदने का प्रयास करेंगे। ऐसी स्थिति में इनके द्वारा जो फैसला सुना जाएगा वो निष्पक्ष नहीं होगा। अब जब ये पहले ही इतने धनवान हैं, इनके पास इतनी संपत्ति है जिनको किसी भी रूप में रिश्वत लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सम्मान से, सुख से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो सभी देशों के अंतर्गत जहाँ कहीं भी स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, तो इसके लिए ये भी एक शर्त है कि उनको इतना वेतन तो मिलना ही चाहिए, इतना भत्ता तो मिलना ही चाहिए जिससे कि वो सुखपूर्वक और सम्मानपूर्वक रूप में अपना जीवन व्यतीत कर सकें। पाँचवा है, पद की सुरक्षा प्राप्त होनी चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्र न्यायपालिका की यह भी एक शर्त है कि न्यायाधीशों की पद की सुरक्षा होनी चाहिए। मतलब न्यायाधीशों के द्वारा जब भी कोई निर्णय लिया जाए तो ऐसी स्थिति में उनको ये डर नहीं होना चाहिए कि हमारे निर्णय से कहीं व्यवस्थापिकाएँ और कार्यपालिकाएँ रुष्ट ना हो जाएं। रुष्ट हो जाएंगे तो हमें पद से कहीं हटा ना दिया जाए या हमें कहीं आर्थिक रूप में कोई नुकसान ना पहुंचा दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में सभी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में इस रूप में व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि न्यायाधीशों का पद सुरक्षित हो। हाँ, यस, सभी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में न्यायाधीशों के पद की सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है। कैसे? हम ये कहेंगे कि वास्तविक रूप में न्यायाधीशों को केवल अयोग्यता और भ्रष्टाचार के आधार पर ही हटाया जा सकता है, और वह भी व्यवस्थापिका के द्वारा महाभियोग के आधार पर, अन्यथा इसके अलावा किसी रूप में इनके पद से कोई छेड़खानी नहीं की जा सकती है। तो ऐसी व्यवस्था यदि कर दी जाती है तो भी न्यायाधीश स्वतंत्र रूप में कार्य करेंगे, और न्यायाधीश स्वतंत्र रूप में कार्य करेंगे तो वास्तविक रूप में न्यायपालिका स्वतंत्र होगी, और यही न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सिद्धांत कहलाता है। छठा है, न्यायाधीशों के निर्णयों की सार्वजनिक आलोचना दंडनीय होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, न्यायाधीशों के निर्णयों की सार्वजनिक आलोचना दंडनीय होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये भाई। जब विशेषकर मैं कहूँगा लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाले देशों में, स्वेच्छाचारी और सर्वाधिकारवादी शासन प्रणाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ, वास्तव में जब न्यायाधीशों के द्वारा जो कोई निर्णय सुनाया जाता है, कोई निर्णय लिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उन निर्णयों की यदि सार्वजनिक आलोचना की जाती है तो दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। इसी कारण आप देखिएगा सभी लोकतांत्रिक शासन प्रणालियों में न्यायाधीशों के द्वारा जो निर्णय लिया जाता है उनकी सार्वजनिक आलोचना नहीं की जाती है, और यदि सार्वजनिक आलोचना की जाती है
तो इसके लिए व्यवस्था की जाती है। क्या व्यवस्था की जाती है कि यहाँ न्यायालय की अवमानना का आरोप लगाकर उन्हें दंडित किया जाता है। क्या बोला मैंने? न्यायालय की अवमानना। नोट कीजिएगा, न्यायालय की अवमानना मतलब यदि सार्वजनिक रूप में न्यायाधीशों के निर्णयों की आलोचना की जाती है तो उनके ऊपर न्यायालय की अवमानना का आरोप लगाकर दंड दिया जाता है। तो आपने देखा होगा कि उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के द्वारा जब कोई फैसला लिया जाता है, फैसला सुनाया जाता है, निर्णय लिया जाता है, तो कहीं सार्वजनिक मंच से क्या उनके निर्णय की आलोचना की जाती है? नो, नहीं की जाती है, नहीं की जानी चाहिए। इसलिए सभी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में ऐसी व्यवस्था की जाती है कि यदि कोई ऐसा करता है व्यक्ति या संस्था तो न्यायालय की अवमानना का आरोप लगाकर उन्हें दंडित किया जाता है। ठीक है भाई। 7वां है अवकाश प्राप्ति के बाद वकालत पर प्रतिबंध होना चाहिए। नोट कीजिएगा, अवकाश प्राप्ति के बाद वकालत पर प्रतिबंध होना चाहिए। वास्तविक रूप में न्यायपालिका स्वतंत्र रूप में कार्य करे, इसके लिए यह भी ज़रूरी है कि अवकाश प्राप्ति के बाद, मतलब जो न्यायाधीश हैं, अवकाश प्राप्ति के बाद वकालत पर प्रतिबंध होना चाहिए। और विशेषकर उस न्यायालय में जहां उन्होंने कार्य किया वहां तो किसी भी रूप में उनको वकालत करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके व्यक्तित्व का किसी न किसी रूप में न्यायपालिका के निर्णयों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसलिए वास्तविक रूप में प्रतिबंध होना चाहिए कि वहाँ पर तो कम से कम वकालत करे ही नहीं। ठीक है। अगला अंतिम, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। नोट कीजिएगा, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। भाई वास्तविक रूप में न्यायपालिका स्वतंत्र रूप में कार्य करे, इसके लिए ये भी एक उपाय है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए। कैसे? कि न्यायपालिकाओं के द्वारा कोई भी कार्य किया जाए, कोई भी निर्णय लिया जाए तो कार्यपालिकाओं का दबाव नहीं होना चाहिए, कार्यपालिका के अधीन नहीं होनी चाहिए। विशेषकर मैं कहना चाहूँगा कि हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत भी नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत इस बात की व्यवस्था की गई है। किस बात की? कि न्यायपालिकाएं स्वतंत्र रूप में कार्य करें। इसके लिए विशेष प्रयास ये किया जाए कि न्यायपालिकाएं कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के नियंत्रण से मुक्त हों। ये बात सत्य है कि व्यवस्थापिका महाभियोग के आधार पर इन्हें पद से हटा सकती हैं, मगर ये तो शक्ति संतुलन के लिए किया गया है। तो वास्तविक रूप में हमारे भारतीय संविधान की नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत भी ये बात कही गई है। अर्थात मूलतः मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि वास्तविक रूप में कार्यपालिकाओं के नियंत्रण से या राजनीतिक नेतृत्व से न्यायपालिकाएं स्वतंत्र रहनी चाहिए। अब ये 8 बिंदु हो गए या 8 उपाय हो गए या 8 आवश्यक शर्तें होंगी कि ये शर्तें या ये उपाय यदि कर दिए जाएंगे पूरे, तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिकाएं स्वतंत्र रूप में निर्णय ले सकती हैं। अंत में मैंने कोटेशन लिखी है, नोट कीजिएगा, H.J. लास्की के शब्दों में। किसके शब्दों में? H.J. लास्की के शब्दों में, हैरल्ड जोसेफ लास्की के शब्दों में क्या कह रहे हैं कि स्वतंत्रता के लिए कार्यपालिका से न्यायपालिका की स्वतंत्रता आवश्यक है। किसने कही ये बात? लास्की ने कही है। तो विशेषकर जो प्रतिबद्धित न्यायपालिका होती है वो कार्यपालिका के प्रति प्रतिबद्धित होते थे। क्या कह रहा हूँ? कार्यपालिका के प्रति प्रतिबद्धित होती है, जैसे कि स्वेच्छाचारी और सर्वाधिकारवादी शासन प्रणाली में होता है। तो इसीलिए न्यायपालिका स्वतंत्र रूप में कार्य करे। भाई इसे कार्यपालिका से भी और व्यवस्थापिका से भी स्वतंत्र किया जाए। इसलिए वास्तविक रूप में किसी भी देश के अंतर्गत सीमित शासन हो, विधि का शासन हो, व्यक्ति साध्य हो, राज्य साधन हो, इनकी प्राप्ति के लिए एक सशक्त, निष्पक्ष, स्वतंत्र न्यायपालिकाओं की व्यवस्था की जाती है। ये हो गया आपका न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सिद्धांत
या न्यायपालिका की स्वतंत्रता। इसका क्या अर्थ है, इसकी आवश्यकता क्या है और इसके आवश्यक शर्तें उपाय क्या हैं, मैंने 3 बातें ठीक से समझा दी हैं। आशा करता हूँ मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थी इसको ठीक से समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।